स्वागत है आप सभी का रसायन विज्ञान की क्लास में। इसमें हम लोग अब कक्षा 12 की केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं और ये हमारा सिलसिला आज से नहीं कई दिनों से चल रहा है। आज हम दूसरे चैप्टर के ऊपर सेकेंड पार्ट, जो कि विलियन अरिहंत वालों ने दो पार्ट में बांट रखा है। एक में आता है मोलरता और फार्मूलता आ जाता है, तो दूसरे में क्या आता है, अणुसंख्य गुणधर्म। ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सारी की सारी इस वीडियो में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और पार्ट नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर अगला 2 इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो पाठ का नाम है विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म एवं असामान्य अणुभार। ठीक है, तो इस चैप्टर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, क्या चर्चा करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म एवं असामान्य अणुभार। सबसे पहले देखते हैं अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। दोस्तों, अणुसंख्य गुणधर्म, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में, उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन, ठीक है, और क्वथनांक, हिमांक और परासरण, इन सारी चीज़ों के विषय में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। विलियन के वे गुणधर्म जो विलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। दोस्तों, तो कौन से होते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। विलियन के वे गुणधर्म जो विलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। और इस तरीके से इसकी परिभाषा जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है परिभाषा के बाद में। अब आगे हम लोग देखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो दोस्तों, वाष्प दाब होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अणुसंख्य के बारे में हमने देख लिया है, बेसिकली छोटा मोटी क्या जानकारी होती है वो हमने आपको बता दी, और इसकी परिभाषा आपकी स्क्रीन पे है, आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसकी आगे की जानकारी क्या, आगे हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे छोटी बात बता दें कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है वाष्प दाब और दूसरा होता है आपेक्षिक अवनमन। एक होता है वाष्प दाब और दूसरा होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखने का प्रयास करेंगे ये वाष्प दाब क्या होता है, और उसके अगले चरण में जाएंगे आपेक्षिक अवनमन के ऊपर। तो वाष्प दाब क्या है, किसी वाष्पशील द्रव के, क्या लिखते हैं इसकी परिभाषा, वाष्प दाब की परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा कहती है किसी वाष्पशील द्रव के पृष्ठ पर उसकी वाष्प द्वारा क्या होता है, लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, किसी वाष्पशील द्रव के पृष्ठ पर उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब जो है वाष्प दाब कहलाता है। आई होप ये परिभाषा आप सभी को समझ में आई होगी, और अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको हमारे साथ में लिखते चलिए। लिखने का फायदा बस एक ही होता है, लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। तो ठीक है, अब हम लोग अगले चरण में देखने का प्रयास करेंगे कि ये आपेक्षिक अवनमन क्या होता है।
फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो दोस्तों आपने वाष्प दाब तो देख लिया, अब हम लोग वाष्प दाब में अवनमन देखेंगे। वाष्प दाब में अवनमन क्या देखेंगे? वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। तो दोस्तों वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। जब परिभाषा क्या कहता है, कहती है जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में क्या किया जाता है, कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया जाता है? वाष्प दाब में अवनमन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो क्या होता है? तो इस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो क्या होता है? तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप हमारे साथ में आप भी लिखने का प्रयास करिए, ताकि आपको यहीं रुकना नहीं है, लंबे समय तक चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो क्या करना है? वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? तो वाष्प दाब में अवनमन दोस्तों क्या होता है? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। हमें समझाइए सर, समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए कि हमारे पास में हमने कोई एक बर्तन ले लिया और बर्तन में पानी भर दिया, पानी खूब बढ़िया से हमने आग वाग जला दी, और आग जलाने के बाद बढ़िया से गर्म हुआ। तो गर्म होने के बाद यहाँ से कुछ वाष्प कण ऊपर उठने लगते, भाप उठने लगती है। तो पानी में जो भाप उठती है, और माना ये वाष्पशील विलायक है। कैसा विलायक है? वाष्पशील विलायक है, वाष्पशील विलायक है। ठीक है, जो पानी है बढ़िया से उबाल मार रहा है, बॉइलिंग कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि चाय बनानी हो तो या चावल पकाने हो तो देखते हैं पानी को गर्म करने के लिए आग के ऊपर रखोगे तो खूब बढ़िया से गर्म होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्या होता है? तो वाष्पशील विलायक हो गया। अब इसमें हम लोग कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते, ठंडा पदार्थ। जैसे कि हमने क्या किया, एक बर्तन में एक कटोरे चावल निकाल लिए, राइस। क्या निकाले? चावल या चीनी या नमक, कोई चीज़ हम लोग ले लें। तो जैसे ही हमने यहाँ पे चीनी डाली तो जो भाप उठ रही थी, पानी उबल रहा था, बॉइलिंग पॉइंट पे था, वो कम हो गया। इस घटना को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। आई होप ये समझ में आप सभी को आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग इसका सूत्र देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा सूत्र है, क्या कहता है? तो वाष्प दाब का मेरे प्यारे साथियों सूत्र जो होता है वो क्या होता है? वाष्प दाब में अवनमन का सूत्र देखते हैं। किसमें? वाष्प
दाब, बाष्प दाब में अवनमन, अवनमन P माइनस P, ये सूत्र हमारे पास में किसका आता है? बाष्प दाब के अवनमन का। क्या होता है? P0 माइनस P। पहले जो पानी उबल रहा था बहुत बढ़िया से बाष्पशील विलायक था, इसको P0 बोल दिया, और बाद में क्या हुआ, जैसे ठंडी चीज मिलाई तो ये P हो गया, फिर से ठंडा हो गया, तो P0 माइनस P। इसके आगे एक सूत्र और बनता है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिए। तो वो क्या होता है? बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या होता है? बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सूत्र आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस सूत्र से राउल्ट का नियम भी जुड़ा होगा। सारी जानकारी, पूरे चैप्टर की कहानी इन सूत्रों के ऊपर ही टिकी होती है, ये तो आप भी जानते हैं। तो बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम लोग कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे, पूरी कहानी क्या होती है? तो यहाँ पे सूत्र इसी से बनेगा, बाष्प दाब से ही। बाष्प दाब लिखा है, बाष्प दाब में लिखा है, तो P0 माइनस P करिए, P0 माइनस P। और आपेक्षिक अवनमन में ये जो P होती है, P0 पहली वाली संख्या, इसको दोबारा लिखते हैं। तो ये वाला सूत्र हमारे किसके लिए? बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले समय ना गवाते हुए इस बोर्ड को पहले साफ करते हैं, उसके बाद में अगली चीजें देखने का प्रयास करते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, अगले चरण में हम लोग राउल्ट का नियम देखेंगे। राउल्ट का नियम क्या कहता है, किस तरीके से चीजें आती हैं, सूत्र कहाँ से बनता है, पूरी चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। तो अवाष्पशील विलय के संदर्भ में राउल्ट का नियम क्या कहता है, सीखेंगे हम लोग। राउल्ट किसका नियम सीख रहे हैं? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय के संदर्भ में राउल्ट का नियम किसके लिए? अवाष्पशील पदार्थ के लिए किसका नियम सीख रहे हैं? अवाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि किसी बाष्पशील विलायक में, यदि इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी विलायक में, यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोला जाए, अवाष्पशील विलय घोला जाए तो क्या होता है? तो विलयन के बाष्प दाब में, तो विलयन के बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के, वाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो मोल प्रभाज के बराबर होता है। मेरे प्यारे साथियों, मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मोल क्या होता है, फिर मोल प्रभाज के ऊपर चलते हैं।
मोल क्या होता है, हम लोग सबसे पहले मोल के ऊपर चर्चा करते हैं। मोल क्या होता है, तो मोल मोल का मतलब होता है, मोल को यम से लिखते हैं पहली बात तो। मोल का मतलब होता है यहाँ पे W/M, यहाँ पे होता है विलय और विलय में विलायक, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को छोड़ने से सीधे हम लोग सूत्र पे आते हैं, ये काम की चीज़ें नहीं है। तो सबसे पहले मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इन्होंने कहा कि अवाष्पशील विलय घोला जाता है। अभी इससे पहले हमने क्या सीखा था, अवाष्पशील विलय के संदर्भ में राउल्ट का नियम सीख रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले P0 - P आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन का सूत्र लगाएंगे तो यही तो लिखा है, आपेक्षिक अवनमन के लिखा है, तो आपेक्षिक अवनमन लिख लो। मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो बराबर होता है यक्स के। और यक्स किसके बराबर होता है, यक्स को हम लोग मोल प्रभाज मानते हैं। और मोल प्रभाज यक्स बी, तो ये यक्स बी क्या है, इसको भी यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास कर लेते हैं। तो यक्स बी मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, मोल प्रभाज के ऊपर हम लोग थोड़ी सी जानकारी केंद्रित करते हैं। मोल प्रभाज का सूत्र होता है, यहाँ पे आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा, N1 N प्लस N2, ठीक है। N1 प्लस N2 ये मोल प्रभाज का सूत्र होता है और ये मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ से एक्स बी को हटाने के बाद क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ से एक्स को हम यदि रिमूव करते हैं, मिटा देते हैं, तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो निकल के आ जाएगा N1 प्लस N2 निकल के आ जाता है। इतनी चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाती हैं। और मेरे प्यारे 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 दोस्तों, अभी हमने एक सेकंड पहले एक चीज़ के ऊपर चर्चा की थी। तो यन का मान जो होता है क्या होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। इतनी बात तो सही है, लेकिन यन क्या है, यन का मतलब होता है विलय और विलायक, ठीक है। तो क्या होता है, विलय और यहाँ पर मास लिखेंगे, मास द्रव्यमान, ठीक है। ये होता है W/M। एक n का मान होता है W/M। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, P0 - P0 बराबर हो गया N1 प्लस N2। और इस N1 N2 को हम लोग क्या करते हैं, n का मान, ऊपर वाले n का मान हमने रख दिया N1, तो N1 क्या हो गया, W/M। कहाँ से हो गया, ये हमने अभी बताया, n बराबर W/M होता है। तो एक के लिए, इसके लिए हमने क्या किया, W/M, फिर लिखाड़ खींची हुई है, अंडरलाइन कर दिया, N1 लिखा है, फिर लिख लो एक बार W/M, प्लस लगा है, प्लस लगा लो, W/M फिर से लिखो, n के लिए n लिखा, इसके लिए W/M। तो हमारे पास में सूत्र क्या निकल के आ जाता है। तो इसी को यहाँ पे अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। या बराबर में क्या लिखेंगे, W1 M1 प्लस W2 और M2। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमारे सामने सूत्र निकल के आ जाता है। तो इसको आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, और उतारने के बाद फाइनली हम लोग चलते हैं, कुछ अगली चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगली चीज़ें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तनु विलयन के संदर्भ में राउल्ट का नियम। अगली हेडिंग क्या है, तनु विलयन के संदर्भ में राउल्ट का नियम। तो भैया तनु विलयन क्या होता है, जिसके संदर्भ में हम राउल्ट का नियम सीखेंगे। तनु विलयन क्या होता है, जैसे कि हमने एक बहुत बड़ी टंकी है जो गांव में वाटर पाइप पानी यानी सप्लाई करने के लिए आती है, या शहरों में भी बड़ी टंकी, जैसे 10,000 लीटर की क्षमता हो, 1 लाख लीटर की क्षमता हो, तो इतनी बड़ी टंकी है, और कहीं 1-2 kg चीनी डाल दी, तो बहुत बड़ी मात्रा में थोड़ी सी चीज़ मिलाई जाती है। माना कि 10,000 लीटर में, कितने लीटर में, माना कि 10,000 लीटर में हमने 1 kg चीनी डाली, तो उसकी कोई वैल्यू ही पता नहीं होगी। हमें नहीं पता हो पाएगा कि ये जो शरबत या पानी विलयन बना है ये कितना मीठा है, क्या नहीं।
तो इतनी चीज़ होती है, बहुत कम मात्रा में कोई चीज़ विलय की जाती है, मिलाई जाती है। तो उसके लिए राउटर बाबा ने एक नियम दिया है, वो नियम क्या कहता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सीधे सीधे हम लोग सूत्र ही लिख देते हैं, टाइम ना गंवाते हो। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये सूत्र लिख लिया अपेक्षिक अवनमन का। इन्होंने बताया था मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो भैया मोल प्रभाज के बराबर कर दिया हमने। यदि क्या होती है, जैसे कि हमने माना कि हमने n 10,000 लीटर पानी था और n मिलाया, n मतलब 10,000 लीटर को हमने माना n1, ठीक है, n1 मान लें, ठीक। और प्लस में हमने क्या मिलाया, एक चीज़ और मिला दी, पानी मिला दिया। तो क्या हम लोग इसको यहाँ से, ये विलय हमारा n1 जो है विलय है, चीनी है विलय, और n2 क्या है, विलायक है, विलायक। तो n1 जो विलय है, क्या पौवा भर चीनी या 1 किलो चीनी 10,000 पानी में कोई वैल्यू रखती है, नहीं रखती है। तो ये हमें n1 का मान क्रॉस करके हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हम सीधे सीधे n2 मान लेते हैं। तो इसी से हमारे पास में एक नया फार्मूला निकल के आता है। तो बराबर में हम लोग किसके करते हैं, जो ये चीज़ें होती हैं n1 n2 के बराबर होता है। और n का मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है, W/m, और इसका मान क्या होता है, W/m होता है। तो हम सीधे सीधे इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P0 माइनस P0 बराबर हो गया किसके, W1m1। ये संख्या जब ऊपर जाती है तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, क्या हो जाएगा, m2/W2। तो इस तरीके से तन विलीन के संदर्भ में ये वाला सूत्र हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। और अब सीधे सीधे हम लोग समय बचाते हुए सीधे आप न्यूमेरिकल करने का प्रयास करेंगे, सीधे प्रश्न करिए और इन सूत्रों को लगा के उनका प्यारा प्यारा आंसर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि पता है हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले, न्यूमेरिकल जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको सबसे पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर दीजिए। न्यूमेरिकल कहता है 500 ग्राम जल में 5 ग्राम सुक्रोज जिसका आणविक द्रव्यमान 342 है, योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। तो यहाँ पे हमें आशा है कि आपने पढ़ लिया होगा। अब सीधे सीधे आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, सबसे पहले कहा गया है यहाँ पे विलायक कितना दे रखा है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है ना, आइए ज़्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में कौन सी चीज़ है, यहाँ पे पानी है, 500 ग्राम पानी की मात्रा कितनी हो गई, 500 ग्राम, 500 ग्राम पानी ले लो, ठीक है, ग्राम जल, 500 ग्राम जल ले लिया। और क्या दे रखा है, 500 ग्राम जल लेने के बाद में और कौन सी चीज़ दे रखी है आपको बताइए, हमें बोलते रहिए। तो आगे क्या लिखेंगे, दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद में हमको दे रखा है विलय सुक्रोज, यहाँ पे विलय कितना है, 50 ग्राम सुक्रोज, ग्राम सुक्रोज दे रखा है, 50 ग्राम सुक्रोज दे रखा है। अब शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है, तो शुद्ध जल का P0 का मान कितना दे रखा है, P0 का मान दे रखा है 23.8 mm। तो ये क्या दे रखा है, P0 की वैल्यू दे रखी है। आगे क्या कहा गया है, आगे Hg है, Hg लिख लो। और क्या दे रखा है, तो सुक्रोज का अणुभार यानी मास, सुक्रोज का अणुभार कितना दे रखा है, n, सुक्रोज का अणुभार दे रखा है 342 के साथ हम लोग क्या कौन सी डील करने वाले हैं, 342 को जब हमें तो P0 मिल चुकी है, हमें P का पता करना है। तो हम क्या करते हैं, इस सुक्रोज का जो है इससे भाग दे देते हैं। तो 50 को हम लोग 342 से भाग देंगे, जैसे ही भाग देंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा 0.146। अब जल, सबसे पहले जल है, जल का भी हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे 500 ग्राम जल दे रखा है तो 500 ग्राम लिख लो। और जल जो होता है, पानी का सूत्र H2O होता है, H2O यानी दो बार H और H 1 नंबर पे आता है, 1 1 2, और O जो होता है 16 नंबर पे आता है,
16, 17, 18। तो हमें किससे भाग देना है? 18 से। जैसे 500 को 18 से भाग दिया तो आपके सामने निकल के 27.78 78। अब हम लोग इसे हल करने का प्रयास करेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार। राउल्ट के नियम के अनुसार इसे हल करेंगे। राउल्ट का नियम क्या कहता है और किस तरीके से इसके ऊपर लागू होता है? राउल्ट का नियम कहता है कि P0 माइनस P इक्वल टू N1 प्लस और N2 के होता है। यही तो राउल्ट का नियम कहता है। वो तो अलग की बात है, जब हम N1 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे W/M निकल के आता है। दूसरे M को सॉल्व करते हैं तो WM प्लस में WM, ठीक है। तो ये आगे जाता है तो गुणा में होगा, अलग की बात है, लेकिन बराबर तो इसी के होता है। और हम अब इसी नियम के ऊपर इसे लगाते हैं तो देखते हैं हमारे पास चीज़ें कौन सी निकल के आने वाली हैं। और तो चलिए यहाँ पे ये अंतर है तो अंतर को हम लोग डेल्टा लिखते हैं। तो आप ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिए, विज्ञान पढ़ते हो तो जहाँ पे डेल्टा हो, डेल्टा का मतलब होता है किसी दो चीज़ों के बीच अंतर। किसी दो चीज़ों के बीच में अंतर लगाना हो तो हम लोग डेल्टा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग डेल्टा का प्रयोग करने वाले हैं। तो कैसे डेल्टा का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी। इसका मतलब होता है P0 माइनस P में अंतर हो गया, डेल्टा पी लिख लिया। अब क्या करेंगे? बराबर N1 का मान कितना दे रखा है हमें कमेंट करके बताइए। तुरंत सामने दे रखा है N1 का मान, लिख लो 0.146। अब N1 और N2 को जोड़ना है तो N1 कितना दे रखा है आपके सामने? N1 की संख्या N1 दे रखा है, N2 दे रखा है। जोड़ दो भैया, हमारे भी नहीं बताए, जोड़ दो। प्लस N2 का मान जोड़ दो। N2 का मान कितना है बोलिएगा ना? 27.78। यही तो है। इसे आपस में जोड़िए, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? और गुणा करना है किससे? अब गुणा करना पड़ेगा P से। और P का वैल्यू कितनी आती है? P की वैल्यू आती है 23.8। 23.8 कहाँ से आई? तो ये वैल्यू आपके सामने दे रखी है mm। 23.8 से गुणा कर दिया इसे। तो ऊपर इनको पहले जोड़ोगे और फिर इसकी गुणा करोगे तो आंसर कितना निकल के आ रहा है? आंसर आएगा बराबर, या ऐसे भी कर सकते हो इसे 0.146 गुणे 23.8। इसे गुणा करो, इसको जोड़ दो 27.78। जब इसे गुणा करने के बाद इसे काटोगे तो फाइनली आंसर आपके सामने आ जाएगा ये 0.14124 mmHg। तो ये आंसर आपके सामने HG नहीं लिखा हमने, mmHg। तो ये आंसर निकल के आ जाता है। तो आई होप ये कहानी आपको न्यूमेरिकल पसंद आया होगा और आपने बहुत ही अच्छे से किया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोग क्वथनांक देखेंगे और क्वथनांक के बाद में कौन सी चीज़ें बची है हिमांक देखेंगे। परासरण के बाद ये चैप्टर भी बाय बाय कहेंगे और उसके बाद में फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इसी तरीके से सिलसिला हमारा जारी रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दबा के शेयर करें, सभी के पास भेज दीजिए, फैला दीजिए एकदम।